हेलो हेलो एवरीवन, वेरी वेलकम। सो गाइस, यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर 1 की हम प्रिपरेशन कर रहे हैं। और गाइस, अभी हमारा चल रहा है रिसर्च एप्टीट्यूड, यानी कि शोध अभिक्षमता या अभिवृत्ति कह सकते हैं हम, हमारा चल रहा है। और देखिए, आज हमारी दूसरी क्लास है। इससे पहले हमने एक क्लास कर ली है और गाइस एक यूनिट भी हमने कंप्लीट कर लिया है, टीचिंग एप्टीट्यूड यानी कि शिक्षण अभिवृत्ति या शिक्षण अभिक्षमता भी कह सकते हैं हम। तो हमने एक यूनिट को कंप्लीट कर लिया है। जिन लोगों ने अभी तक इससे पहले की क्लास नहीं देखी, डिस्क्रिप्शन पर प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, आप वहां से सारी क्लास को देख सकते हैं। सो गाइस, देखिए आपको क्या करना है। देखिए, टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। देखिए, क्लास का नोटिफिकेशन और देखिए क्लास की पीडीएफ आपको कहां मिलेगी, टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगी। और देखिए, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। यदि आपको कुछ भी पूछना है, कोई भी आपकी क्वेरी है, तो आप हमें इस नंबर पर पूछ सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए और इंस्टाग्राम को फॉलो जरूर कीजिए। सारे लिंक आपको कहां मिलेंगे, देखिए व्हाट्सएप नंबर को सेव कर लीजिए और प्रोफाइल में जाइए, सारे लिंक आपको मिल जाएंगे। और टेलीग्राम का लिंक आपको व्हाट्सएप नंबर के प्रोफाइल पे और देखिए डिस्क्रिप्शन पर भी आपको मिल जाएगा। इस क्लास के डिस्क्रिप्शन पर जाइए, टेलीग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा। सो गाइस, देखिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हमने क्या पढ़ लिया था, शोध का अर्थ, शोध के प्रकार और शोध की विशेषताएं हमने पढ़ ली थी। आज हम पढ़ेंगे प्रत्यक्षवाद, उत्तर प्रत्यक्षवाद और शोध के उपागम को हम पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम प्रत्यक्षवाद को पढ़ेंगे। तो प्रत्यक्षवाद क्या है, सबसे पहली बात तो देखिए, प्रत्यक्षवाद जो दिया गया है सबसे पहले किसने दिया है, ऑगस्ट कम्पेट ने दिया है। ऑगस्ट कम्पेट ने दिया है, याद रखना। सबसे पहले जो प्रत्यक्षवाद की वैज्ञानिक व्याख्या की है सर्वप्रथम, तो सबसे पहले किसने की है, ऑगस्ट कम्पेट ने की है। इसीलिए कम्पेट को क्या कहा जाता है, प्रत्यक्षवाद का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रत्यक्षवाद का जनक कहा जाता है ऑगस्ट कम्पेट को। बहुत बार क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है कि प्रत्यक्षवाद का जनक किसे कहा जाता है, तो आपको याद रखना है कि ऑगस्ट कम्पेट को प्रत्यक्षवाद का जनक कहा जाता है। सबसे पहले प्रत्यक्षवाद की वैज्ञानिक व्याख्या किसने की, क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है। सबसे पहले प्रत्यक्षवाद की वैज्ञानिक व्याख्या किसने की, तो आपको याद रखना है ऑगस्ट कम्पेट ने की। तो देखिए, प्रत्यक्षवाद कम्पेट की अध्ययन पद्धति है। जो प्रत्यक्षवाद है वो ऑगस्ट की क्या है, ऑगस्ट कम्पेट की क्या है, सॉरी ऑगस्ट कम्पेट की जो प्रत्यक्षवाद है अध्ययन पद्धति है। क्या है, अध्ययन पद्धति है जो विज्ञान पर आधारित है, साइंस पर आधारित है। किस पर आधारित है, साइंस पर आधारित है। तो इतना आप अच्छे से समझ गए हैं ना, प्रत्यक्षवाद किसने दिया, कौन जनक थे और किसकी अध्ययन पद्धति है और किस पर आधारित है, ये सारा कुछ आप अच्छे से समझ गए ना। साइंस पर आधारित था, विज्ञान पर आधारित था। ओके, अब देखिए कम्पेट के अनुसार देखिए प्रत्यक्षवाद क्या है, इस बारे में हम बताएंगे। तो देख, कम्पेट के अनुसार पूरा ब्रह्मांड, जो पूरा ब्रह्मांड है वो क्या है, अपरिवर्तनीय है। क्या है, अपरिवर्तनीय है। प्राकृतिक नियम द्वारा संगठित और संचालित है। जो प्राकृतिक नियम द्वारा संगठित और संचालित है, जिसे वैज्ञानिक पद्धति के माध्यम से समझा जा सकता है, यानी कि साइंटिफिक तरीके से, साइंटिफिक मेथड से जिसे समझा जा सकता है, बजाय धार्मिक मान्यताओं के। यानी कि जो ऑगस्ट कम्पेट के अनुसार जो मतलब ब्रह्मांड है, पूरा ब्रह्मांड को कैसे समझा जा सकता है, वैज्ञानिक पद्धति के माध्यम से समझा जा सकता है, बजाय धार्मिक मान्यताओं के आधार पर नहीं समझा जा सकता है ब्रह्मांड को। किसके अनुसार, कम्पेट के अनुसार। ठीक से समझ लीजिएगा, कम्पेट के अनुसार ब्रह्मांड को साइंटिफिक मेथड के अनुसार समझा जा सकता है, बजाय धार्मिक मान्यताओं के आधार पर नहीं समझा जा सकता है। और देखिए, कम्पेट के अनुसार ब्रह्मांड कैसा है, अपरिवर्तनीय है। कैसा है, अपरिवर्तनीय है। और संगठित कैसा है, संचालित कौन करता है, तो प्राकृतिक द्वारा, यानी कि प्रकृति नियम द्वारा संगठित है और संचालित भी होता है। इसीलिए प्रत्यक्षवाद वैज्ञानिक ज्ञान है। क्या है, इसीलिए प्रत्यक्षवाद क्या है, वैज्ञानिक ज्ञान है। और वैज्ञानिक ज्ञान की सहायता से हर चीज के बारे में ज्ञान को समझा जाता है और प्राप्त किया जाता है। वैज्ञानिक ज्ञान की सहायता से हर चीज के बारे में ज्ञान को समझना और प्राप्त करना। अर्थात कहने का मतलब यह है कि प्रत्यक्षवाद क्या है, वैज्ञानिक है।
क्या है, वैज्ञानिक यानी साइंटिफिक तरीके से प्रत्यक्षवाद को समझा जा सकता है। और हर चीज को नए ज्ञान के बारे में यानी कि न्यू नॉलेज हमें लेना है ब्रह्मांड के बारे में, पूरे ब्रह्मांड के बारे में, तो हम कैसे लेंगे, साइंटिफिक मेथड से लेंगे, साइंटिफिक मेथड से समझेंगे, वैज्ञानिक माध्यम से हम समझेंगे। और उसके बाद हम क्या करेंगे, विश्लेषण करेंगे, फिर हम संश्लेषण करेंगे, फिर अनुप्रयोग करेंगे, और फिर हम क्या करेंगे, वर्गीकरण करेंगे। और इसी पर आधारित है प्रत्यक्षवाद। किस पे, इसी पर आधारित है, किस पे, वैज्ञानिक पद्धति या वैज्ञानिक मेथड पे आधारित है प्रत्यक्षवाद। उसमें हम क्या करेंगे, विश्लेषण करेंगे। जब हम किसी चीज को समझेंगे तो हम क्या करेंगे, विश्लेषण करेंगे। और विश्लेषण के बाद क्या होता है, संश्लेषण होता है। विश्लेषण का उल्टा ही संश्लेषण होता है। जैसे कि ऊपर से नीचे हम विश्लेषण करते हैं ना, ऊपर से नीचे हम विश्लेषण करते हैं, ये ऊपर से नीचे हम क्या कर रहे हैं, विश्लेषण कर रहे हैं। संश्लेषण हम कैसे करेंगे, नीचे से हम ऊपर को जाएंगे, ये क्या हो जाएगा, संश्लेषण हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए उसके बाद देखिए संश्लेषण के बाद हम क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे, हम प्रयोग करेंगे, प्रयोग करेंगे। उसके बाद हम वर्गीकरण करेंगे, डिवाइड करेंगे। और इसी पर आधारित क्या है, प्रत्यक्षवाद इसी पर आधारित है। ठीक है, अब देखिए प्रत्यक्षवादी दृष्टिकोण के चरण, देखिए प्रत्यक्षवादी दृष्टिकोण के क्या क्या चरण हैं। सबसे पहले है वस्तुनिष्ठता। क्या है, वस्तुनिष्ठता। इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। वस्तुनिष्ठता का मतलब है किसी विषय पर, किसी टॉपिक पर, यानी कि सब्जेक्टिव। क्या होता है वस्तुनिष्ठता, वस्तुनिष्ठता का मतलब होता है जिसका कोई उद्देश्य हो, जिसका कोई ऑब्जेक्टिव हो। समझ गए ना, जिसका कोई ऑब्जेक्टिव हो या कोई विषय पर आधारित हो, किसी टॉपिक पर आधारित हो, या जिसका कोई उद्देश्य हो, वो क्या है, वस्तुनिष्ठ है, वस्तुनिष्ठता है। या फिर कह सकते हैं वस्तुनिष्ठ है या वस्तुनिष्ठता है। किसी जिसका कोई उद्देश्य हो, जिसका कोई ऑब्जेक्टिव हो, किसी भी विषय का, हर विषय का एक ऑब्जेक्टिव होता है, हर एक टॉपिक का अपना ऑब्जेक्टिव होता है, अपना एक उद्देश्य होता है। अब है मात्रात्मक। देखिए मात्रात्मक क्या होता है, वहां पर हम मात्रात्मक, जो मात्रात्मक है उसमें हम क्या करते हैं, आंकड़ों का अध्ययन करते हैं। सांख्यिकीय आधार पर मात्रात्मक होता है। और देखिए सांख्यिकीय आधार पर यानी कि आंकड़ों के आधार पर हम चीजों को समझते हैं, किसमें, मात्रात्मक में। उसके बाद हम क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं, यानी कि जो हमारे पास डेटा आता है उस डेटा का हम प्रयोग करते हैं। और प्रयोग करने के बाद हम क्या करते हैं, तथ्यों, फैक्ट को देखते हैं, तथ्यों के आधार पर हम क्या करते हैं, तुलना करते हैं, तथ्यों के आधार पर हम विश्लेषण करते हैं। प्रयोग करने के बाद हम तथ्य देखते हैं, तथ्यों के आधार पर हम क्या करते हैं, विश्लेषण करते हैं। और विश्लेषण करने के बाद हम क्या करते हैं, वैज्ञानिक विधि से वास्तविकता को खोजने का प्रयास करते हैं। यानी कि साइंटिफिक मेथड से हम वास्तविकता को खोजने का प्रयास करते हैं। गाइस देखिए इनको अच्छे से याद कर लीजिए, सारे जितने हैं सबको याद कर लीजिए। ये जो 6 पॉइंट है हमारे, 6 पॉइंट है, इनको अच्छे से याद कर लीजिए। 6 पॉइंट को अच्छे से याद कर लीजिए। देखिए मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि यहीं से क्वेश्चंस बनते हैं, क्वेश्चंस यहीं से बनते हैं, क्वेश्चंस यहीं से बनते हैं। इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। ये जो 6 पॉइंट है हमारे, वस्तुनिष्ठता हो गया, मात्रात्मक हो गया, प्रायोगिक हो गया, तथ्यों के आधार पर हो गया, तुलनात्मक विश्लेषण हो गया, और वैज्ञानिक विधि से वास्तविकता को खोजने का प्रयास। ये आप समझ गए हैं ना अच्छे से। देखिए मुझे लगता है कि ये चीजें बहुत आसान है, इनको समझना बहुत आसान है। जिस लैंग्वेज में क्लासेस आ रही है, बहुत ही मतलब सरल भाषा में क्लासेस को लाया जा रहा है, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। मेन होता है समझना, कैच करना। यदि आप समझ गए हैं तो क्वेश्चन को आप अच्छे से डील कर पाएंगे। यदि आप नहीं समझे हैं तो मुझे लगता है कि आप क्वेश्चन को अच्छे से डील नहीं कर पाएंगे एग्जाम में। गाइस देखिए जिन लोगों ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो चलिए जल्दी से क्लास को लाइक कर लीजिए, जल्दी से क्लास को लाइक कर लीजिए। और जो पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पहली बार आ रहे हैं गाइस, देखिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो गाइस देखिए इतना आपको समझ में आ गया है ना। देखिए अब है प्रत्यक्षवाद की विशेषताएं। प्रत्यक्षवाद की क्या क्या विशेषताएं हैं, तो देखिए सबसे पहले वैज्ञानिक पद्धति से स्थापित किया गया तथ्य ही मान्य होगा। कहने का मतलब यह है कि साइंटिफिक मेथड से जो हम तथ्य को देखते हैं, तथ्य जो हमें मिलते हैं, उनका प्रयोग करके हम जो वैज्ञानिक मेथड से हमें जो ज्ञान मिलता है, जो ज्ञान प्राप्त होता है, उसी को मान्य या मान्यता दी जाएगी, उसी को हम मान्य करेंगे, उसी को हम क्या करेंगे, मान्य करेंगे, उसी को हम मान्यता देंगे, उसी को हम प्रायोरिटी देंगे। साइंटिफिक मेथड से जो हमें ज्ञान मिलता है, जो फैक्ट हमें मिलता है, उसी को हम क्या करेंगे,
प्रायोरिटी देंगे, उसी को पॉइंट आउट करेंगे, ठीक है, उसी को हम क्या करेंगे, मान्य देंगे। अब है तथ्य पर आधारित ज्ञान को मानता है। देखिए प्रत्यक्षवाद में क्या होता है, जो फैक्ट पे आधारित होता है उसी ज्ञान को माना जाता है। जो क्या होता है, फैक्ट पर आधारित होता है उसी ज्ञान को माना जाता है। अब है प्रत्यक्षवाद अंतर्ज्ञान, पूर्व तर्क, धार्मिक, आध्यात्मिक ज्ञान से इनकार करता है। कहने का मतलब यह है कि जो धार्मिक और आध्यात्मिक ज्ञान होता है, जिनका कोई तथ्य नहीं है, जिनका कोई फैक्ट नहीं होता है, जिनका कोई लॉजिक नहीं है, जिनका कोई साइंटिफिक मेथड है ही नहीं, वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग नहीं होता है, जिसमें इन चीजों को प्रत्यक्षवाद नहीं मानता है। इसको प्रत्यक्षवाद नहीं मानता है। किसको? वैज्ञानिक पद्धति को मानता है, लेकिन जिसमें वैज्ञानिक पद्धति नहीं होता है, जिसमें साइंटिफिक मेथड नहीं होता है, उसको प्रत्यक्षवाद नहीं मानता है। माइंडसेट, देखिए कहते हैं ना, पूर्वाग्रह को भी प्रत्यक्षवाद नहीं मानता है, यानी कि अपना पहले से ही माइंड सेट करके रख दिया है हमने कि वहां पर ऐसा होगा, तो इसको प्रत्यक्षवाद नहीं मानता है। धार्मिक और आध्यात्मिक ज्ञान को भी प्रत्यक्षवाद नहीं मानता है। तो इतना आपको समझ आ गया है ना। देखिए यहां पे पूर्व तर्क का मतलब है पूर्वाग्रह, पहले से ही माइंड को सेट करना। पूर्व तर्क का मतलब होता है पूर्वाग्रह, पहले से ही माइंड को सेट करना। तो देखिए पूर्व तर्क का अर्थ यह है, तो माइंड को पहले से ही सेट करना था। इसको भी प्रत्यक्षवाद नहीं मानता है, ठीक है, प्रत्यक्षवाद नहीं मानता है। इसको अच्छे से समझ लीजिएगा, पढ़ भी लीजिएगा। अब है उत्तर प्रत्यक्षवाद। उत्तर प्रत्यक्षवाद क्या है? तो देखिए उत्तर प्रत्यक्षवाद के विचारों को अस्वीकार करता है। जो उत्तर प्रत्यक्षवाद है वो प्रत्यक्षवाद के विचारों को क्या करता है? अस्वीकार करता है। कहने का मतलब यह है कि जो उत्तर प्रत्यक्षवाद है और जो प्रत्यक्षवाद है एक दूसरे के अपोजिट हैं, ठीक है। अगर प्रत्यक्षवाद पूर्व है तो उत्तर प्रत्यक्षवाद क्या है? पश्चिम है। समझ गए ना? तो देखिए उत्तर प्रत्यक्षवाद क्या करता है? प्रत्यक्षवाद के विचारों को अस्वीकार करता है, नहीं मानता है। और यह दृष्टिकोण बताता है, क्या बताता है कि एक शोधकर्ता का जीवन, मूल्य और विश्वास शोध प्रभावित हो सकता है, साथ ही शोध का परिणाम को भी प्रभावित कर सकता है। तो यह दृष्टिकोण क्या बताता है कि एक शोधकर्ता का जीवन मूल्य और विश्वास से शोध प्रभावित हो सकता है। क्या होता है? शोध क्या होता है? प्रभावित हो सकता है। साथ ही साथ क्या होता है? शोध का परिणाम को भी प्रभावित कर सकता है। क्या करता है? देखिए जो शोध का परिणाम आएगा उसको भी प्रभावित कर सकता है। ये क्या है? ये कौन कहता है? उत्तर प्रत्यक्षवाद ये एक्सप्लेन करता है, ये बताता है। क्या बताता है कि एक शोधकर्ता का जीवन और मूल्य विश्वास से शोध प्रभावित हो सकता है। मतलब जो एक रिसर्चर है, जो एक स्कॉलर है, जो शोध करता है, उसकी जो जीवन शैली है, उसका विश्वास है, उसकी जो वैल्यू है, ये सारी चीजें शोध को प्रभावित करती हैं, जो शोध वो कर रहा है। और साथ ही साथ जो शोध का जो परिणाम आएगा उसको भी प्रभावित करेगा। तो इतना आप अच्छे से समझ गए ना? आई होप आप समझ गए होंगे। अब देखिए उत्तर प्रत्यक्षवाद में गुणात्मक के साथ साथ मात्रात्मक को भी माना जाता है। उत्तर प्रत्यक्षवाद में क्या, देखिए प्रत्यक्षवाद में क्या होता है? मात्रात्मक अध्ययन किया जाता है। क्या किया जाता है? मात्रात्मक अध्ययन किया जाता है, यानी कि आंकड़ों का अध्ययन किया जाता है। और उत्तर प्रत्यक्षवाद में क्या होता है? गुणात्मक के साथ साथ, यानी कि थ्योरी के साथ साथ आंकड़ों को भी माना जाता है, यानी कि आंकड़ों का भी अध्ययन किया जाता है। थ्योरी के साथ साथ आंकड़ों का भी अध्ययन किया जाता है। अब अनुसंधान का ध्यान वास्तविकता से आलोचनात्मक वास्तविकता में स्थानांतरित हो गया है। कहने का मतलब यह है, यदि कोई घटना कहीं पर घटित होती है, वास्तविक घटना कहीं पर घटित होती है, तो उसकी आलोचना भी करता है कि यह घटना क्यों घटित हुई है, कैसे घटित हो गई, इसकी भी आलोचना करता है उत्तर प्रत्यक्षवाद। अब देखिए प्रेक्षण योग्य है और इसमें ये त्रुटि लिखा हुआ है, इसमें त्रुटि है और यह भी सभी सिद्धांत पुनः प्रयोज्य है। कहने का मतलब यह है कि जो प्रेक्षण होता है प्रेक्षण योग्य है, इसमें भी त्रुटि हो सकती है। और यह सभी सिद्धांत क्या होता है? पुनः प्रयोज्य, यानी कि दोबारा से नियोजित किया जाता है। सिद्धांत होता है जो नियोजित करने का सिद्धांत होता है, उसमें भी त्रुटि हो सकती है, उसको दोबारा से क्या किया जाता है? नियोजित किया जाता है। प्रयोज्य का मतलब होता है नियोजित करना, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आ गया है ना? देखिए यहां पर लिखा हुआ है अनुसंधान का ध्यान वास्तविकता से आलोचनात्मक वास्तविकता में स्थानांतरित हो गया है। कहने का मतलब यह है, कोई घटना कहीं पर घटित होती है तो क्यों घटित हुई है, वो घटना वहां पर क्यों घटित हुई है, कैसे घटित हुई है, उसकी मतलब आलोचना करता है।
आलोचनात्मक वास्तविकता को आलोचनात्मक की तरफ स्थानांतरित करता है, ये कहने का मतलब ये है। तो गाइज इतना आपको समझ में आ गया है ना? ओके, अब देखिए प्रत्यक्षवाद, प्रत्यक्षवाद में क्या होता है और उत्तर प्रत्यक्षवाद में क्या होता है। तो देखिए प्रत्यक्षवाद में क्या होता है, निगमनात्मक होता है। देखिए निगमनात्मक का जो मतलब होता है, एक मिनट गाइज, ओके, कॉल भी ऐसे टाइम पे आती है ना जब क्लास पढ़ा रहा होता मैं। तो देखिए निगमनात्मक का मतलब होता है सामान्य से विशिष्ट की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर निगमनात्मक होता है। हम क्या करते हैं, देखिए निगमनात्मक में हम क्या करते हैं, सामान्य से विशिष्ट की तरफ जाते हैं, यानी कोई भी सरल चीज है तो सरल से मुश्किल की तरफ हम जाते हैं, यानी कि कठिन की तरफ हम जाते हैं निगमनात्मक में। तो ये किसमें होता है, प्रत्यक्षवाद में। निगमनात्मक में हम क्या करते हैं, सामान्य से विशिष्ट की ओर जाते हैं, यानी कि सरल से कठिन की तरफ हम बढ़ते हैं। और यहाँ पर मात्रात्मक लिखा गया है, मात्रात्मक में हम क्या करते हैं, आंकड़ों का अध्ययन करते हैं। क्या करते हैं, आंकड़ों का अध्ययन करते हैं। वस्तुनिष्ठता में क्या होता है, उद्देश्य होता है। किसी भी टॉपिक का, किसी भी विषय का अपना एक उद्देश्य होता है, अपना एक ऑब्जेक्टिव होता है। ये क्या है, वैज्ञानिक होता है, यानी कि साइंटिफिक होता है, वैज्ञानिक पद्धति से अध्ययन किया जाता है। और परंपरागत होता है, क्या होता है, परंपरागत होता है। गाइस देखिए परंपरागत का मतलब क्या होता है मैं आपको बताता हूं। देखिए आप अभी ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं, अभी आप क्या कर रहे हैं, ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं, ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं, तो ये क्या है, अपरंपरागत है, ये परंपरागत नहीं है। स्कूल कॉलेजेस में जो आप अध्ययन करते हैं, स्कूल में, पाठशाला में, कॉलेजेस में जो आप अध्ययन करते हैं वो क्या है, एक परंपरागत है। यानी कि ऑफलाइन स्टडी क्या है, एक परंपरागत है। ठीक है, जो ऑफलाइन अध्ययन आप करते हैं वो क्या है, परंपरागत है। ये सदियों से, यानी कि गुरुकुल, पहले गुरुकुल एजुकेशन चलता था, गुरुकुल शिक्षा चलती थी, उसके बाद पाठशाला आई, पाठशाला के बाद स्कूल खुल गए, स्कूल के बाद अब कॉलेजेस भी खुल गए, लेकिन सब कुछ साथ साथ में चल रहा है। आज भी कहीं ना कहीं गुरुकुल शिक्षा, लेकिन बहुत कम है, लेकिन है, कहीं ना कहीं है। कुछ यूनिवर्सिटी हैं, जैसे कि कहा जाता है नालंदा में है, तक्षशिला में है, तो वहां पर आज भी गुरुकुल शिक्षा चलती है, लेकिन उस हिसाब से नहीं चलती है जैसे पहले चलती थी, उस तरह से नहीं चलता है, लेकिन है, परंपरागत है। तो परंपरागत का मतलब ये होता है कोई चीज हमारे पहले से चल रही हो, ये क्या है, परंपरागत है और अभी भी चल रही है। तो इसका सबसे अच्छा उदाहरण है, आप स्कूल कॉलेजेस में पढ़ते हैं तो ये क्या है, परंपरागत शिक्षा है। क्या है, ऑफलाइन शिक्षा क्या है, परंपरागत शिक्षा है। और जो आप अभी ऑनलाइन ले रहे हैं, वाईटी से जो आप क्लास ले रहे हैं, यूट्यूब से जो आप क्लास पढ़ रहे हैं, तो देखिए ये क्या है, परंपरागत नहीं है। अब है यथार्थवादी, यथार्थवादी। तो यथार्थवादी का मतलब होता है वास्तविक, कोई भी घटना कहीं पर घटित होती है, वास्तविक। एक मिनट गाइस, देखिए यथार्थवादी का मतलब होता है वास्तविक, यानी कि कोई घटना कहीं पर घटित होती है तो वास्तविक घटना होती है, वो क्या होती है, यथार्थवादी होती है, उसकी हम आलोचना वहां पर करते हैं। क्या करते हैं, आलोचना वहां पर करते हैं। तो गाइज इतना आपको समझ में आ गया है ना अच्छे से। और गाइज देखिए एक बात मैं और मेंशन करना चाहता हूं, इन पॉइंट को अच्छे से याद कर लीजिए। ये 5-6 जो पॉइंट है ना, 6 पॉइंट है, इनको अच्छे से याद कर लीजिए, 6 पॉइंट को याद कर लीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट है गाइज। देखिए यहीं से क्वेश्चंस बनकर आएंगे और फिर कहेंगे सर कि समझ ही नहीं आया, क्वेश्चन कहां से बनकर आया। अभी हम पीवाईक्यू करेंगे, जल्दी स्टार्ट करते हैं। इस यूनिट को कंप्लीट करने के बाद पीवाईक्यू स्टार्ट करते हैं, एमसीक्यूज भी स्टार्ट करते हैं। तो जल्दी से पीवाईक्यू भी करेंगे, एमसीक्यूज भी करेंगे, और क्लास को अच्छे से समझ लीजिएगा। जब भी आप क्लास करते हैं तो अपना ध्यान, अपना दिमाग यहाँ रखिए, बाकी और चीज़ों को भूल जाइए, सब कुछ भूल जाइए। आप अपना जो माइंड है वो अपना क्लास में रखिए और अच्छे से क्लास को लीजिए। जो मैं मेन होता है कीवर्ड को समझना, शब्दों को समझना। यदि आप शब्दों का अर्थ समझ गए तो देखिए आप बहुत अच्छे से, बहुत अच्छा स्कोर करेंगे एग्जाम में। तो आप शब्दों को तभी समझ पाएंगे जब आपका माइंड, आपका दिमाग, आपका ध्यान यहाँ क्लास में होगा, तभी आप अच्छे से समझ पाएंगे। सो गाइस देखिए अब है उत्तर प्रत्यक्षवाद। उत्तर प्रत्यक्षवाद में क्या होता है गाइस, देखिए उत्तर प्रत्यक्षवाद में क्या होता है, सबसे पहले किस तरह से अध्ययन किया जाता है। मुझसे बोला भी नहीं जा रहा है, आगमनात्मक, इसको कहा जाता है आगमनात्मक, यानी कि इसको हम आगमनात्मक भी कहते हैं, आगमनात्मक, लेकिन हम पढ़ेंगे आगमनात्मक। तो देखिए इसमें क्या होता है, विशिष्ट से सामान्य की तरफ बढ़ते हैं,
यानी कि कठिन से सरल की तरफ जाते हैं, कठिन से सरल की तरफ जाते हैं। आगमनात्मक में क्या होता है गाइज, एक बात मैं और मेंशन करना चाहता हूं, इसमें क्या होता है, इसको इंडक्टिव बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, निगमनात्मक को क्या बोलते हैं, इंडक्टिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंडक्टिव। और आगमनात्मक को क्या बोलते हैं, डिडक्टिव बोलते हैं। याद रखिएगा, आगमनात्मक को क्या कहा जाता है, डिडक्टिव कहा जाता है। इसको अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। आगमनात्मक का मतलब है, आगमनात्मक का मतलब होता है विशिष्ट से सामान्य की तरफ जाना। देखिए कभी कभी मेरे माइंड से भी निकल जाता है, मेरे माइंड से भी निकल जाता है। जैसे मुझे तो इतना तो मालूम है कि सामान्य से विशिष्ट की तरफ क्या होता है, निगमनात्मक होता है, और आगमनात्मक का मतलब होता है विशिष्ट से सामान्य की तरफ जाना। गाइस देखिए, जब कभी भी यहां से क्वेश्चंस बनता है ना, तो अधिकतर बच्चे इस क्वेश्चन को पढ़कर भी गलत कर जाते हैं। कारण क्या है, आप कुछ मत कीजिए, आप एक आगमनात्मक, डिडक्टिव और इंडक्टिव, इन दोनों में से एक का अर्थ याद रखिएगा। जैसे निगमनात्मक का मतलब होता है सामान्य से विशिष्ट की तरफ। यदि आपको निगमनात्मक का अर्थ मालूम है तो आगमनात्मक का अर्थ आपको खुद ब खुद याद हो जाएगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। विशिष्ट से सामान्य की तरफ, तो उत्तर प्रत्यक्षवाद में हम क्या करते हैं, जो आगमनात्मक है इसमें हम क्या करते हैं, विशिष्ट से, यानी कि जो कठिन टॉपिक है, कठिन से सरल की तरफ हम बढ़ते हैं। टॉपिक की बात कर रहा हूं मैं, जो कठिन टॉपिक है, कोई भी टॉपिक है, कठिन से हम सरल की तरफ बढ़ते हैं। उत्तर प्रत्यक्षवाद में क्या होता है, गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों का अध्ययन किया जाता है। यानी कि थ्योरी के साथ साथ हम क्या करते हैं, आंकड़ों का भी अध्ययन करते हैं, और दोनों मेंशन किए जाते हैं, दोनों लिखे जाते हैं उत्तर प्रत्यक्षवाद में, थ्योरी भी और आंकड़े भी। व्यक्ति परक होता है, यानी कि प्रायोगिक होता है, व्यक्ति परक होता है। उत्तर प्रत्यक्षवाद क्या होता है, व्यक्ति परक होता है, व्यवहारिक होता है। कहने का मतलब यह है, कहीं कहीं पर यह शब्द भी आ जाएगा कि व्यवहारिक। उत्तर प्रत्यक्षवाद व्यवहारिक होता है या नहीं होता है, इस तरह से क्वेश्चंस बन सकता है। तो आपको याद रखना है, उत्तर प्रत्यक्षवाद क्या है, व्यवहारिक होता है, व्यक्ति परक होता है। व्यवहारिक, बिहेवियर वर्ड को याद रखिएगा, व्यवहारिक शब्द को, तो व्यक्ति परक को ही व्यवहारिक कहा जाता है। व्याख्यात्मक होता है, एक्सप्लेनेशन, यानी कि एक्सप्लेन किया जाता है। उत्तर प्रत्यक्षवाद में क्या किया जाता है, एक्सप्लेन किया जाता है। व्याख्यात्मक होता है और बिल्कुल नया होता है। क्या होता है, नया होता है। उत्तर प्रत्यक्षवाद में क्या होता है, नया होता है। आलोचनात्मक और यथार्थवादी होता है, यानी वास्तविकता, जो वास्तविक घटना होती है उसकी हम क्या करते हैं, आलोचना करते हैं। देखिए प्रत्यक्षवाद में यथार्थवादी कोई भी घटना होती है उसका वास्तविक घटना को हम दिखाते हैं, प्रेजेंट करते हैं। आलोचना हम कहां करते हैं, वास्तविक घटना की। उत्तर प्रत्यक्षवाद में हम वास्तविक घटना की आलोचना करते हैं। क्या करते हैं, आलोचना करते हैं। यथार्थवादी का अर्थ का मतलब है कोई वास्तविक घटना कहीं पर घटित होती है, उसी को हम क्या कहते हैं, यथार्थवादी कहते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया है प्रत्यक्षवाद में। तो गाइस देखिए, आज की क्लास हमारी यहीं तक होगी। आपको क्या करना है, देखिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है। क्लास का पीडीएफ आपको कहां मिलेगा, टेलीग्राम पर मिल जाएगा। और देखिए जो व्हाट्सएप नंबर है, यदि आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं, इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकते हैं। गाइस देखिए, बहुत जल्दी हम इंस्टाग्राम पे आप सभी से लाइव डिस्कशन करेंगे। और जिन लोगों को ज्योग्राफी की क्लास ज्वाइन करनी है तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन पर दिया हुआ है, आप वहां से ज्योग्राफी की क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। सो गाइस, आज की क्लास हमारी यहीं तक। जो पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए।